तो भाई अभी हम लोग बात कर रहे थे कि कंपनी के बारे में, कंपनी प्राइस कैसे डिसाइड करते हैं। मतलब इसका जो आगे का प्रोसेस है वो तो मैंने पढ़ लिया है, बट ये जो प्रोसेस है उसको मेरे को एक्सप्लेन करना है। तो प्राइस कैसे डिसाइड होता है कोई कंपनी का? अगर कोई कंपनी का वैल्यूएशन 10 CR है, 10,000 CR है, तो उस केस में अगर वो जो कंपनी है वो कितना, मतलब वैल्यूएशन निकालने का फॉर्मूलाज होते हैं बहुत सारे। तो अगर उसका जो वैल्यूएशन है वो 10 CR का है, 10,000 CR का, 10,000 करोड़ का, तो फिर उसको कितना, उसको 20% शेयर्स चाहिए। मीन्स कि उसका 20%, 10,000 का 20% कितना हुआ, 2,000। तो 2,000 उसको शेयर चाहिए। तो अब 2,000 शेयर्स, मतलब इतना शेयर्स लॉन्च करना है जिससे उसके पास 2,000 करोड़ आ जाए पैसे। तो उसके लिए अगर वो जो कंपनी है वो शेयर्स लॉन्च करता है, पर शेयर की प्राइस 20, मतलब 200 रखती है, पर शेयर की प्राइस 200 पर रखती है। अब इसमें ये होगा कि वो कंपनी क्या चाहता है। अगर वो कंपनी को प्राइस डिसाइड कैसे होता है, पहले तो फिक्स प्राइस पर डिसाइड होता है, दूसरा होता है बुक बिल्डिंग वैल्यू के, बुक बिल्डिंग नहीं, बुक बिल्डिंग प्राइस पे डिसाइड होता है। तो सबसे पहले वो लोग फिक्स प्राइस पे करते हैं, जैसे कि 200 पे कर दिए। अब 200 पे किसी को पसंद आएगा, किसी को नहीं आएगा, तो फिर वो लोग फिर बुक बिल्डिंग प्राइस रखते हैं, जिसमें कि वो लोग फ्लोर प्राइस और कैप प्राइस के डिफरेंस, मतलब फ्लोर प्राइस और कैप प्राइस के बीच का जो डिफरेंस होता है वो 20% क्या होता है। अब ये क्या होता है, फ्लोर प्राइस और कैप प्राइस। फ्लोर प्राइस जैसे कि अगर मतलब 200 रखे थे, अब काफ़ी सारे लोगों को वो चीज़ पसंद नहीं आई जो इन्वेस्टर हैं, तो फिर उन लोगों के पास ऑप्शन रखा जाता है कि 180। अब 200 में रखा था, अब उससे अगर पसंद नहीं आया तो 180 रखेंगे, या उसके 20% के दायरे पर 110 रखेंगे। अब इन दोनों के बीच में रखेंगे। अब इन्वेस्टर को अगर 180 पसंद आ गया वो रख लेंगे, 110% 110 आ गया वो रख लेंगे। अगर उसके, और अगर उसके बीच में अगर और कोई भी अगर प्राइस आ गया, जैसे कि 200 ही आ गया पसंद, तो वो रख लेंगे। 180 के बीच में 190 आ गए तो वो ही रख लेंगे। जिसका ज़्यादा डिमांड होगा वो शेयर्स को फिर वो लोग मतलब उसको सेलेक्ट करेंगे कि हाँ यही प्राइस पे रखना है। तो अगर एग्जांपल के तौर पे उन्होंने 20 रखा, 20 मतलब 200 प्राइस, काफ़ी सारे इन्वेस्टर उसको अच्छा लगा, वो ज़्यादा डिमांड्स पे है, तो इस केस में जो 200 है वो मतलब फिक्स हो जाए कि हाँ यही प्राइस में रखते हैं, शेयर का जो प्राइस है वो 200 पे रखना है। ये फिक्स हो गया। अब जो ये फिक्स हो गया, जो कि फाइनल कहते हैं इसको, तो इसको क्या कहते हैं, कट ऑफ प्राइस कहते हैं कि हाँ इतना फिक्स हो गया, अब यहीं पे ही इसका जो शेयर्स है उसका जो प्राइस है, पर शेयर की प्राइस वो इतना ही आएगा, ऐसा सेलेक्ट हो जाएगा। अब मेरे को इसमें ये बात करनी है कि अब इसमें क्या है कि अगर कोई कंपनी को 200 शेयर्स चाहिए, मतलब 200 करोड़, 2,000 करोड़ पैसे चाहिए, तो वो फिर पर शेयर की प्राइस 200 रखा, नहीं, पर शेयर की प्राइस 200 रखा, पर शेयर की प्राइस। अब हमको इसमें ये देखना है कि कितना शेयर्स, मतलब पर शेयर की प्राइस तो 200 है, अब इसी तरीके से कितना शेयर्स वो लोगों को करना है, तभी जाके उनके पास 200 करोड़, जो कि 200 करोड़ पैसे फंड होंगे। तो फिर इसमें वो लोग 10 CR, 10,000, मतलब नहीं 10 CR, मतलब 10 CR नहीं, 10,000 शेयर्स, जब उनके पास शेयर्स, 10,000 शेयर्स लॉन्च करना पड़ेगा, तभी जाके वो लोग, मतलब 10,000 शेयर्स, मतलब अगर वो लोग पर शेयर की प्राइस 200 रखते हैं तो उनको 10,000 शेयर्स होंगे अवेलेबल पब्लिक के लिए ट्रेड करने के लिए, तभी जाके वो लोग 2,000 करोड़ फंड्स जो कि मतलब अपने पास रेस कर सकते हैं। तो इतना ऐसा इसको करना पड़ेगा। तो ये तो हो गया प्राइसिंग के बारे में। तो वैल्यूएशन इस तरीके से होता है। अब इसके बाद जो कि नेक्स्ट है कि अब क्या होगा कि अब राइट होता है QIB, नो, HNI 15% होता है, रिटेल ट्रेडर्स के लिए 35% दिया जाता है। तो फिर इन लोगों को ऑप्शन दिया जाता है। अब अलॉटमेंट होता है, पहले तो एप्लीकेशन होता है, एप्लीकेशन में वो लोग को वो चीज़ करना पड़ता है, अप्लाई करना पड़ता है, तभी जाके वो लोग शेयर्स को उसके पास आएगा। तो फिर इसमें ऐसा नहीं होता कि एक किसी, मैं रिटेल ट्रेडर्स हूँ और मेरे को एप्लीकेशन में अप्लाई करना है, अब मेरे को शेयर्स, अब एप्लीकेशन अप्लाई करोगे तभी जाके अलॉटमेंट होगा, अब अलॉटमेंट होने के बाद शेयर्स मिलेंगे। तो जैसे मैंने शेयर्स को अप्लाई किया, तो उसमें मैं 1 शेयर 2 शेयर ऐसा बाई नहीं कर सकता, मेरे को लॉट साइज में शेयर्स को बाई करना होगा। अब लॉट साइज में मैं 50 बाई कर सकता हूँ, 150 बाई कर सकता हूँ। अब उसकी जो लॉट साइज में जो शेयर्स की प्राइस होती है वो 10,000 हो सकती है, 5,000 हो सकती है, डिपेंड्स ऑफ शेयर्स की जो प्राइस कितने हैं उसके हिसाब से। तो
ऐसे बाई करना होता है। अगर मेरे को एक शेयर बाई करना है तो वो नहीं हो सकता, मेरे को लॉट्स में ही बाई करना पड़ेगा एप्लीकेशन अप्लाई करने के बाद। तो एप्लीकेशन जब अप्लाई करते हैं तो उसके बाद अलॉटमेंट होता है। लेकिन उससे पहले जो प्रोसेस है, इससे पहले की अगर मैं बात किया जाऊँ तो 3 फेजेस में हो सकते हैं। 3 केस हमको इसमें देखने को मिल सकता है। जो एप्लीकेशन अप्लाई है, अगर एप्लीकेशन अप्लाई ओवर सब्सक्रिप्शन हो सकता है, मतलब ज़्यादा लोग उसमें सब्सक्राइब करे होंगे, डिमांड ज़्यादा आ गया तो ज़्यादा लोग सब्सक्राइब करते हैं। इस केस में क्या होता है कि जो अलॉटमेंट होता है, जैसे कि अलॉटमेंट 2 CR का है और एप्लीकेशन उनके पास 1 ही लाख है, लेकिन अप्लाई कितने लोगों ने किया, 10 लाख लोगों ने किया। तो इसमें लॉटरी बेस पे होता है कि किसी को मिलेगा 10,000 में सिर्फ 1 लाख लोगों को मिलेगा, जो कि एप्लीकेशन अप्लाई किया 10,000 लोगों ने किया, उसमें जितना एप्लीकेशन है उतने लोगों की वो चीज़ मिलेगा, अलॉटमेंट मिलेगा। मतलब लॉटरी बेसिस पे होता है। और उसके बाद है अंडर सब्सक्राइब, कि ज़्यादा लोग सब्सक्राइब किए ही नहीं। तो उस केस में क्या होता है, तो उस केस में फिर नहीं हुआ तो फिर सबको मिल जाता है। एंड ऐसा नहीं होता कि अगर ओवर सब्सक्राइब हो गया, कम सब्सक्राइब हो गया तो जो ज़्यादा उनके पास उन लोगों को मिलेगा, ऐसा नहीं होता। जितना उन्होंने सब्सक्राइब किया, जितना उन्होंने एप्लीकेशन के अप्लाई किया उतना ही मिलेगा। और जितना भी बच गया वो फिर इसकी जिम्मेदारी है इन्वेस्टर, बैंकर की जिम्मेदारी, मतलब उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि उतना जितना बचा उसका फंड रेस वो लोग करेंगे, कि वो लोग पहले से गारंटी ले रहे रहते हैं। उसी को हम लोग अंडर राइटर कहते हैं, जो कि पहले का टर्म्स है, जो कि मैंने नहीं बताया था। तो यही होता है। और इसी में मतलब मैंने पूरा नहीं बताया एप्लीकेशन अलॉटमेंट की। और जो तीसरा फेज़ होता है वो है कि मीडियम सब्सक्रिप्शन की, ना ज़्यादा किए ना कम किए, जितना था 1 लाख अप्लाई किए, 1 लाख एप्लीकेशन अप्लाई करना था और 1 लाख ही अप्लाई किए। तो इस केस में सबको बराबर अलॉटमेंट मिलता है। कि जैसे ओवर सब्सक्रिप्शन में हमने देखा ना कि किसी बंदे को मिला, किसी बंदे को नहीं मिला, वैसा नहीं होता इसमें कि जितना लोग उन्हें अप्लाई किए उतने लोगों को मिल जाता है। तो इसमें कोई झंझटबाजी नहीं होती। तो अब मिलता है तो अलॉटमेंट होता है कि अब उनके पास जो शेयर्स है उसके पास आ जाता है। तो ऐसा होता है, मतलब अलॉटमेंट होता है उसके पास आ जाता है। अब इसमें ये फेस होता है अलॉटमेंट वाला फेस, जो कि इसी में मैंने कवर कर दिया। अब इसके बाद जो फेस है वो है 2-3 दिन का टाइम होता है। उसके बाद वो फिर स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड हो जाता है। अब डेवलप्ड जो कंपनी होती है वो लोग तो एक ही दिन में हो जाता है, एक ही दिन में अलॉटमेंट हुआ, एक ही दिन में फिर स्टॉक एक्सचेंज में रजिस्टर हो जाता है। लेकिन जो डेवलपिंग कंट्री है उसमें थोड़ा सा टाइम लगता है। तो जैसे कि इंडिया डेवलपिंग कंट्री है तो इसमें 1 से 2 दिन लग सकता है। और ये 1 से 2 दिन में क्या होता है, मतलब क्या होता है, तो इस 1 से 2 दिन में जो अलॉटमेंट होती है तो जो कंपनीज होते हैं उसको फंड मिल जाता है। जैसे कि अलॉटमेंट हो गया, अब उसको 200 करोड़ चाहिए होते हैं तो वो फंड्स उसको मिल जाते हैं कंपनीज को। दूसरी चीज़ कि जिन लोगों को अलॉटमेंट करना होता है, जिन लोगों के पास मतलब वो जो एप्लीकेशन अप्लाई किया था उनको अलॉटमेंट मिलना था उनको मिल जाता है, जिनको नहीं मिलना था उनको नहीं मिलते, जिनके पास शेयर्स होना था उनके पास आ जाता है, जिसके पास नहीं होना था मतलब वो लोग वो चीज़ को कर लेते हैं। तो ये 2 से 3 दिन के बीच में यही होता है। और इसमें यही है। उसके बाद है FPO क्या होता है, फॉलो पब्लिक ऑफरिंग क्या होता है। तो फॉलो ऑन पब्लिक ऑफरिंग क्या होता है कि अगर कोई कंपनीज है, जैसे कि ऑथोराइज्ड कैपिटल, इसके बारे में मैंने बात नहीं किया है, बट ऑथोराइज्ड कैपिटल क्या होता है कि ऑथोराइज्ड कैपिटल्स क्या होता है, ये ऐसा कैपिटल होता है जैसे कि कोई कंपनीज, अब ये जो कंपनी इसका वैल्यूएशन 10 CR का है, लेकिन इन्होंने एज अ ऑप्शंस लिया कि मेरे को 10 CR शेयर्स इशू करना है, लेकिन वो एक ही बार में सारे को नहीं कर सकते। उनको अगर वो लोग थोड़ा थोड़ा करना चाहते हैं, जैसे कि 200 करोड़ शेयर्स उन्होंने शेयर्स इशू कराए, तो अब फिर अगर उसको इशू कराना है तो फिर वो लोग फिर से इशू करा सकते हैं। उनके पास ऑप्शंस होता है इशू कराने का शेयर्स को, IPO ला के उसको और भी ज़्यादा फंड रेज चाहिए। तो ये होता है IPO में, फॉलो ऑन पब्लिक ओपिनियन। इसमें क्या होगा कि वो लोग दोबारा शेयर्स इशू करेंगे अगर उनको फंड रेस करना है। तो यही FPO होता है। FPO में वही होता है कि दोबारा कोई कंपनीज अगर फंड रेस करना चाहती है तो फिर उसके लिए फिर दोबारा से वो लोग फिर IPO इशू मतलब शेयर्स इशू करते हैं फंड रेस करने के लिए। अब इसमें भी 2 टाइप्स होते हैं। जो पहली टाइप्स होता है वो डायलेटिव होती है, एंड जो दूसरी टाइप्स होते हैं वो नॉन डायलेटिव होती है। नॉन डायलेटिव IPO एंड डायलेटिव IPO। अब हम पहले की बात करते हैं डायलेटिव FPO के बारे में। तो डायलेटिव FPO वो होता है कि अगर कोई कंपनी नए शेयर्स मतलब और भी ज़्यादा शेयर्स बाई कर इशू करना चाहती है तो इसको हम लोग डायलेटिव
आईपीओ कहते हैं। लेकिन नॉन डायलेटिव आईपीओ किसे कहते हैं कि कंपनी शेयर्स इशू नहीं करती। कंपनीज क्या करती है कि मौका देती है शेयर्स, नए नए जो शेयर्स होल्डर्स हैं उनको उनको क्या उनको मौका देती है कि भाई आप भी हमारे जो कंपनीज का शेयर्स कर सक मतलब शेयर्स होल्डर्स बन सकते हैं। उनको इशू देता है, या फिर शेयर्स होल्डर वो लोग चेंज होते हैं, बाईबैक कर लेते हैं कोई कंपनीज, तो वो ऑप्शन देती है। तो इसके दो टाइप्स होते हैं। अब अगर दोनों टाइप से अगर मैं डिफरेंस की बात किया जाए तो डायलेटर्स में कहते हैं वो लोग शेयर्स तो बाई करते हैं, बट इसमें जो ईपीएस होता है, अर्निंग पर शेयर्स होते हैं, जो वैल्यू होते हैं जो शेयर्स की वो गिर जाती है, और जो शेयर्स होल्डर्स हैं उसकी वैल्यू भी गिर जाती है। जैसे कि उनके पास ज़्यादा कंट्रोल्स थी तो अब उनके पास कम कंट्रोल्स आ जाती है, क्योंकि ज़्यादा शेयर्स इशू कर लेते हैं। तो वो लोग जो शेयर्स इशू किए थे उसका वैल्यू कम हो जाता है। जैसे कि कोई शेयर होल्डर्स है वो 50% उनके पास से स्टेक प्राइस है। स्टेक प्राइस क्या होता है कि उनके पास मतलब कंट्रोल है कि इतना हिस्सा है उसके पास। लेकिन अगर नए शेयर्स इशू कर दिया तो नए शेयर इशू कर देगा, तो फिर जितना शेयर्स मतलब जितना शेयर था उतने ही शेयर्स इशू कर दिया, तो 50% कंट्रोल था वो फिर 25% आएगा उसके पास कंट्रोल, तो कंट्रोल कम हो जाती है। शेयर्स उसके पास कंट्रोल कम हो जाती है, शेयर्स की वैल्यू कम हो जाती है। शेयर की वैल्यू कम होने का मतलब जैसे कि स्प्लिट टू टू ऑफ वन स्प्लिट, मतलब एक जो शेयर्स है उसके बदले दो शेयर्स लॉन्च कर दिए। एक शेयर्स की उसके पास प्राइस थी पहले 100 थी, तो अब अगर वो डबल कर दिए तो वो वही शेयर की प्राइस 50 हो जाएगी। मतलब दो शेयर्स करेंगे तब जाके उसके पास एक जो शेयर्स पहले थी उतना प्राइस आएगा, तो शेयर्स की वैल्यू कम हो जाती है। बट लोगों को क्या लगता है कि शेयर्स सस्ती हो गए तो वो लोग ज़्यादा बाई करते हैं, ज़्यादा लिक्विडिटी आ जाती है वो कंपनीज में। तो इसमें यही होता है। एंड नॉन डायलेटिव्स में क्या होता है कि नॉन डायलेक्टिव उसमें दोनों में वही होते हैं, बट जो शेयर्स इशू कराती है उसमें शॉर्ट टर्म्स के लिए शेयर्स की प्राइस कम हो सकती है, बट बाद में जाके लॉन्ग टर्म्स में इसकी प्राइस फिर से वैसे की वैसे हो जाती है, मतलब गिरी थी वो थोड़ी सी बढ़ जाती है। अब नॉन डायलेटिव्स की अगर बात किया जाए कि ईवीएस वैल्यू तो दोनों में ही कम हो जाती है। शेयर होल्डर्स को मौका मिल जाता है शेयर्स को और वो लोग इन्वेस्ट करने का। और इसमें और भी ज़्यादा बात किया जाए तो आई थॉक हाँ, तो यही है अभी। उसके बाद है डी लिस्टिंग। डी लिस्टिंग मतलब कोई अगर कंपनीज स्टॉक एक्सचेंज से हट जाता है, उससे उसके जो शेयर्स थे वो फिर हट जाता है, वो लिस्टेड हट जाता है स्टॉक एक्सचेंज से। अब इसके भी दो टाइप्स होते हैं। पहला टाइप्स होता है वॉलेंट्री। वॉलेंट्री रुक एक बार मैं देखता हूँ। हाँ, वॉलेंट्री। वॉलेंट्री डी लिस्टिंग होती है, वॉलेंट्री डी लिस्टिंग होती है, और नॉन इन वॉलेंट्री डी लिस्टिंग होती है। इन वॉलेंट्री डी लिस्टिंग और वॉलेंट्री डी लिस्टिंग, तो ये दो टाइप्स होते हैं। जिसमें पहले टाइप्स की बात किया जाए डायलेटिव इन हाँ डायलेटिव नहीं इन वॉलेंट्री डी लिस्टिंग की अगर बात किया जाए कि कोई अगर कंपनी अपने से उसका अगर मन नहीं है स्टॉक एक्सचेंज पे रहने का, लिस्टिंग रहने का, तो फिर वो अपने मन से फिर डी लिस्टिंग हो जाती है, तो इसको वॉलेंट्री डी लिस्टिंग कहते हैं। और इन वॉलेंट्री डी लिस्टिंग किसे कहेंगे कि ज़बरदस्ती जो सेबीस है उसको फिर वो कंपनीज रहती है उसको डी लिस्टिंग करना पड़ती है ज़बरदस्ती, तो इसको नॉन नॉन वॉलेंट्री डी लिस्टिंग कहते हैं। तो इसमें क्या होता है कि जो सेबीज होते हैं अगर कोई कंपनीज फ्रॉड कर देता है, रूल्स एंड रेगुलेशन के खिलाफ चला जाता है, तो फिर सेबी उसको ज़बरदस्ती स्टॉक एक्सचेंज से डी लिस्टिंग करना पड़ता है। वाई? क्योंकि इसमें पब्लिक की जो पब्लिक लोग ट्रेड करते रहते हैं, पब्लिक लोग उसके शेयर्स बाई सेल करते रहते हैं। तो अगर कोई फ्रॉड्स करती है, कोई ऐसा इलीगल काम करती है, तो इस कारण से नुकसान हो जाएगा। इस कारण से फिर उनको डी लिस्टिंग करना पड़ता है। और इसमें अगर ज़्यादा से ज़्यादा फ्रॉड कर दिए, एकदम ज़्यादा वाला कर दिए, तो फिर वो कंपनीज है वो हमेशा के लिए बैन हो सकता है। लेकिन अगर वो स्मॉल है तो फिर उनको ऑप्शन दिया जाता है कि आप फिर से डी लिस्टिंग कर सकते हो, आप फिर से आईपीओ लॉन्च कर सकते हो। लेकिन ज़्यादा ही फ्रॉड कर दिया तो उनको परमानेंटली बैन कर दिया भी जाता है। अब इसमें एक 5 साल 10 साल का भी इसको जेल हो सकता है, या फिर मना कर दिया जाता है कि इतना साल तक आप नहीं कर सकते, और फाइनल पेनल्टी भी लग सकती है, और पैसे भी चार्ज कर सकते हैं, 10 लाख 20 लाख जेल भी हो सकती है प्रमोटर्स को। और इन और डायलेट वॉलेंटरी डिलिस्टिंग की बात किया जाए तो इसमें क्या होता है कि इसमें ये होता है वाई इसमें क्या होता है
कि अगर कोई कंपनी मन नहीं है उसका, मतलब उसका ये है कि मेरे को अब डिलिस्टिंग होना है कंपनी से, तो फिर वो अपने हिसाब से वो डिलिस्टिंग हो जाता है। लेकिन उसके बाद अगर उसको फिर से लिस्ट होना है तो फिर उसको 4 से 5 साल लग सकते हैं, 3 साल लग सकते हैं लिस्ट होने के लिए। अब इस ये भी हो सकता है। और अगर कोई कंपनी ये हो गया, अगर कोई कंपनी के साथ मर्ज हो गया, तो इस केस में भी फिर उनके पास, मतलब अगर मर्ज हो गया तो फिर वो फिर IPO लॉन्च कर सकते हैं। तो यही है इसका। फिर हम लोग बात करते हैं व्हाट इज़ अ ग्रे मार्केट। ग्रे मार्केट क्या होता है? तो सबसे पहले ग्रे मार्केट की बात किया जा रहा है, तो ग्रे मार्केट वो होता है कि हमने जो पढ़ा है ना एप्लीकेशन आउटलेट में, एप्लीकेशन जो अप्लाई की बात की है, तो हमने इसमें ये भी बात की है कि वो जो 2 से 3 दिन होते हैं ना स्टॉक एक्सचेंज में जो कि लिस्ट होते हैं, उसको टाइम लगता है। तो उसी बीच में अलर्टमेंट, एप्लीकेशन अप्लाई, अलर्टमेंट, इसका सेलिंग और बाइंग होता है। इसी को ग्रे मार्केट कहते हैं। ग्रे मार्केट में इसी का सेलिंग बाइंग होता है। तो इसके भी टाइप्स होते हैं ग्रे मार्केट्स, नहीं ग्रे मार्केट के टाइप्स नहीं होते हैं, बट जो मार्केट्स होते हैं इसके टाइप्स होते हैं। जैसे कि ब्लैक मार्केट्स होता है, ब्लैक मार्केट में रूल्स और रेगुलेशंस नहीं होती है, बिल्कुल होती है, बिल्कुल। हाँ, मतलब फ्रॉड है ये एक प्रकार से। उसके बाद है वाइट मार्केट जिसमें रूल्स एंड रेगुलेशन होती है। और फिर इसी दोनों बीच का आता है ग्रे मार्केट जिसमें ना ही रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं, ना ही ये इलीगल होता है, ना ही लीगल होता है। तो ये बीच का होता है। तो ग्रे मार्केट में क्या होता है, जो कि 2 से 3 दिन लिस्टिंग जो टाइम होता है ना कि स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टिंग हो जाता है, लिस्टिंग होता है, उसके 2 से 3 दिन रहते हैं। उसी बीच में जो ग्रे मार्केट, उसी बीच में ग्रे मार्केट्स में क्या होता है कि उसी बीच में एप्लीकेशन अलर्टमेंट उसका ट्रेड होता है। इसी को हम लोग ग्रे मार्केट्स कहते हैं। अगर इसको एग्जांपल के तौर पे समझाऊं तो ये कैसा होगा कि अगर कोई इन्वेस्टर है जिसको अलर्टमेंट नहीं मिला, बाई चांस अगर कह सकते हैं कि उसको ओवर सब्सक्रिप्शन हो गया, अब उसको वो कंपनी के शेयर्स चाहिए डी स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट होने से पहले, तो फिर वो ग्रे मार्केट्स में अगर डिमांड ओवर सब्सक्रिप्शन होगा तो ग्रे मार्केट्स में डिमांड ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो लोग क्या करेंगे, जो अलॉटमेंट होगा उसको प्रीमियम में बाई करेंगे। प्रीमियम में बाई क्यों करेंगे कि जो इन्वेस्टर है उनको लगेगा कि जो ये शेयर्स है वो लिस्टिंग होगा तो ज़्यादा, अगर डिमांड ज़्यादा आ गया तो इसका प्राइस बढ़ जाएगा, या फिर ज़्यादा प्राइस में ये लिस्टिंग हो सकता है। इस कारण से वो फिर ग्रे मार्केट से ज़्यादा में जो वो अलॉटमेंट होगा उसको बाई कर लेगा। अलॉटमेंट को क्यों बाई करेगा कि जब अलॉटमेंट होगा ना उसके अंदर शेयर्स होते हैं। अलॉटमेंट के अंदर अगर मैंने एप्लीकेशन अप्लाई किया, एक लॉट मैंने बाई किया, रिटेल ट्रेडर्स हूँ, एक लॉट मैंने बाई किया, फिर अगर अलॉटमेंट आ गया तो मेरे पास जो वो 50 लॉट्स, मतलब शेयर्स के जो एक लॉट्स थे वो मेरे पास आ जाएगा। अब वो शेयर्स तो मेरे पास आ जाएगा, लेकिन अगर अगर बाई चांस ऐसा भी हो सकता है, बाई चांस नहीं, अगर डिमांड ज़्यादा हो सकता है शेयर्स की, तो स्टॉक प्राइस में लिस्ट होने के बाद उसकी प्राइस बढ़ सकती है। उसकी प्राइस अगर बढ़ सकती है, इस मतलब उसकी प्राइस बढ़ सकती है। मतलब ये जो प्रोसेस है इसमें क्या होता है कि ग्रे मार्केट्स में अगर ओवर सब्सक्रिप्शन हो गया, लॉटरी बेसिस पे हो गया और किसी को अलॉटमेंट नहीं हो, किसी को एप्लीकेशन अप्लाई किया था लेकिन अलॉटमेंट टीम है उसको शेयर्स नहीं मिले, तो ग्रे मार्केट्स में 2 से 3 दिन होते हैं। वहाँ पर जो अलॉटमेंट है उसका ट्रेड होता है कि बाई चांस ऐसा हो सकता है कि मेरे को तो मिल गया लेकिन मेरे दोस्तों को अलॉटमेंट नहीं मिला। अब वो क्या करेगा कि ग्रे मार्केट्स में हो जाएगा। अब उसके पास तो मतलब उसको नहीं मिला अलॉटमेंट, तो फिर वो अगर ओवर सब्सक्रिप्शन हो गया, डिमांड ज़्यादा होगा, तो ग्रे मार्केट की प्राइस बढ़ सकती है प्रीमियम में। मतलब मेरा जो दोस्त रहेगा वो मैं दूंगा उसको प्रीमियम में दूंगा, क्योंकि मेरे को क्या लगता है कि इसका प्राइस बढ़ेगा। जब स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट होगा तो इसकी प्राइस बढ़ जाएगा, इस कारण से मैं प्रीमियम में उसको, मतलब मेरे को नहीं लगेगा, अगर वो लेने वाला है जो बायर्स है उसको लगेगा इसकी प्राइस बढ़ सकती है और मैं ज़्यादा प्रॉफिट्स कमा सकती हूँ उसको, मतलब वो कहता है कि मैं फ़ायदा हो सकता है मेरे से, तो फिर वो मेरे से लेगा। मैं अगर बेचना चाहता हूँ तो वो फिर मेरे से लेगा ग्रे मार्केट्स के जरिए। ग्रे मार्केट के जरिए मैं दूंगा उसको। कैसे दूंगा? ग्रे मार्केट के ज़रिए, इसमें जो बैंकर्स होते हैं, जो इन्वेस्टर बैंकर्स होते हैं, उसके जरिए वो मेरे से मिलेगा। उसके ज़रिए मेरे से, मतलब डायरेक्ट मेरे वो नहीं होगा, स्टॉक मार्केट ब्रोकर्स, उसके ज़रिए मैं जो सेल करने वाला रहूँगा तो मैं सेल कर दूंगा ब्रोकर्स को। अब ब्रोकर्स वो जो बायर्स रहेंगे उसको दे देंगे प्रीमियम प्राइस पे। मैं सेल करूँगा, जैसे कि 100 पे चला है शेयर की प्राइस 100 पे चल रही है, अलॉटमेंट वहीं पे हुआ है, लेकिन जो बायर्स है उसको लगता है कि भाई, नहीं, उस सेलर्स को लगता है कि इसकी प्राइस 150 पे वो बाई कर लेगा, क्योंकि उसको लगता है कि इसकी प्राइस 170 भी जा सकती है, 200 भी जा सकती है,
इसलिए फिर वो 150 में बाई करेगा और मैं 150 में उसको, मैंने 100 पे ख़रीदा था, तो फिर मतलब पर शेयर की बात कर रहा हूँ कि, और मैं तो लॉट में खरीदा हूँ, लेकिन पर शेयर्स में मैं 50 में दे रहा हूँ, 150 में दे रहा हूँ। ग्रे मार्केट में 50 पे चल रहा है, तो 100 का मैं 150 में सेल कर रहा हूँ उसको, जो बायर्स है उसको मैं सेल कर रहा हूँ। किसके माध्यम से? स्टॉक ब्रोकर्स के, इन्वेस्टमेंट ब्रोकर्स या इन्वेस्टमेंट बैंकर्स या फिर ब्रोकर्स के माध्यम से, दोनों एक ही होते हैं। तो उसके माध्यम से मैंने उसको सेल किया, फिर जो बायर्स रहेगा उसको वो दे देगा। ग्रे मार्केट मैंने बेचा 150 में, अब जो ये रहेगा इन्वेस्टमेंट बैंकर फिर वो उसको दे देगा प्रीमियम पे, वो फिर वो खरीद लेगा। और अब प्रीमियम पे वो क्यों खरीदेगा, 50 एक्स्ट्रा पे क्यों खरीदेगा? क्योंकि उसको लगेगा कि स्टॉक एक्सचेंज पे अगर ओवर सब्सक्रिप्शन डिमांड ज़्यादा है तो स्टॉक एक्सचेंज पे 170 पे वो जा सकता है। तो वो फिर अगर बाई चांस 150 पे उन्होंने बाई कर लिया, तो मेरा तो इसमें 50 का प्रॉफिट होगा। मैंने 100 पे खरीदा था, लेकिन 50 मेरा प्रॉफिट होगा। लेकिन अगर डिमांड ज़्यादा आ गया और स्टॉक एक्सचेंज पे ज़्यादा पे लिस्ट हो गया, समझ सकते हो कि 170 पे लिस्टेड हो गया, तो इस केस में जो वो बायर्स रहेगा जो उसको खरीदेगा, उसको 20 रुपये का प्रॉफिट्स होगा। वाई? कैसे प्रॉफिट्स होगा? उन्होंने 150 पे खरीदा था, लेकिन लिस्टेड पे 170 पे चल रहा है, तो वो फिर 150 पे खरीदा, तो 170 पे बेच कर 20 का वो प्रॉफिट्स कमा सकते हैं। तो ग्रे मार्केट्स में इसीलिए बाई करते हैं, और इसीलिए बाई करते हैं, अलर्टमेंट नहीं मिलता। तो इसका भी 2 टाइप्स होते हैं, मतलब टाइप्स तो 4-5 होते हैं, लेकिन जो मेजर टाइप्स होते हैं वो 2 होते हैं। जिसमें पहला होता है कोष्टक प्राइस। इसमें क्या होता है कि जो इन्वेस्टर होता है, जो लोग ट्रेड करना चाहते हैं, जो लोग बाई करना चाहते हैं, तो वो लोग क्यों बाई करेंगे? अगर अगर उसको ओवर सब्सक्राइब होगा, उसको अलॉटमेंट नहीं मिला, और वो लोग ज़्यादा प्रॉफिट्स कमा सकते हैं। उनको लगता है कि मैं अगर पहले से बाई किया तो ज़्यादा मतलब प्रॉफिट्स कमा सकता हूँ, तो इस कारण से लिस्टेड नहीं होगा। उससे पहले वो लोग एप्लीकेशंस रहेगा, एप्लीकेशन अप्लाई और अलॉटमेंट, उसको जो बायर्स रहेंगे, जैसे कि मैंने बाई किया तो मेरे से वो लोग फिर खरीदेंगे। किसके माध्यम से? ब्रोकर्स के माध्यम से, इन्वेस्टमेंट बैंकर्स के माध्यम से, दोनों एक ही होते हैं। तो उसके माध्यम से वो लोग फिर खरीदेंगे। वो लोग फिर क्या करेंगे? खरीदेंगे। जो जिसको नहीं मिला, जिसको अलॉटमेंट नहीं मिला, तो वो लोग खरीदेंगे। तो कोष्टक प्राइस में क्या होता है कि अगर मेरे पास अलॉटमेंट, मैंने एप्लीकेशन अप्लाई किया है और मेरे को वो चीज़ मिली है, लेकिन अलॉटमेंट नहीं मिला, तो फिर मैं क्या करूँगा? जो बायर्स रहेगा उसको मैं बेच दूंगा प्रीमियम प्राइस पर। अब उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। मेरा तो ये रहेगा, इसमें रूल्स ये है कोष्टक प्राइस में कि उन्होंने अगर अलॉटमेंट लिया तो वो मेरे को प्रीमियम प्राइस देगा। अगर अलॉटमेंट हुआ या फिर नहीं हुआ, फिर भी वो मेरे को, मेरे मतलब मुझे वो बंदा मेरे को देगा ही पैसा। प्रीमियम प्राइस पहले से ही देगा, अगर अलॉटमेंट हुआ या फिर नहीं। तो यही होता है कि इसमें प्रीमियम अगर मेरे को दे दिया और उसका अलॉटमेंट नहीं हुआ, फिर भी वो पैसा मेरा हो जाएगा, मतलब प्रॉफिट्स मेरा इसमें होगा ही, बट लॉस उसका होगा। अगर अलॉटमेंट हो गया तो उसका तो प्रॉफिट सिर्फ मजे ही मजे, बट अगर नहीं हुआ तो उसका लॉस हो सकता है। प्रीमियम प्राइस उन्होंने दे दिया और उसका कुछ नहीं हुआ, तो यही होता है। अब इसमें दूसरी है सब्जेक्ट टू सौदा में क्या होता है कि अगर अगर मैं कोई इन्वेस्टर हूँ और ब्रोकर्स अगर मेरे से लेना चाहता है, तो फिर इसमें क्या होगा कि अगर अलॉटमेंट हुआ तभी वो फिर मेरे को जो प्रीमियम है, जो मैंने चाहा था कि 5,000, अगर अलॉटमेंट हुआ तभी वो फिर मेरे को देगा। क्या देगा? मेरे को तभी वो प्रीमियम है जो कि मैंने मांगा था वो देगा। लेकिन अगर अलॉटमेंट हुआ तो नहीं देगा। इसमें अब वही होता है कि दोनों का प्रॉफिट्स और लॉस मीन्स कि अलॉटमेंट हुआ तो वो मेरे को देगा, नहीं हुआ तो नहीं देगा, यही होता है। अब इसमें और भी टाइप्स हैं, जैसे कि वोल्टिलाइल जीएमपी में क्या होता है? वोल्टिलाइट जीएमपी में ये होता है कि कोई ऐसा जीएमपी होता है जिसका डिमांड ज़्यादा हो सकता है, जिसका डिमांड कम हो सकता है, मतलब उसकी डिमांड ज़्यादा कम ज़ीरो ऐसे भी हो सकता है। तो ये वाला होता है। अगर एग्जांपल के तौर पर समझो कि अगर कोई जीएमपी है, अगर ओवर सब्सक्रिप्शन के कारण उसकी डिमांड कितना चला गया, 50 चला गया, कि लोग एक्स्ट्रा 50 रुपये देने को तैयार है बाई करने के लिए, या फिर वोल्टिलिटी ज़्यादा होने के कारण कभी 70 भी जा सकता है या फिर कम भी हो सकता है, इसको वोल्टिली। और फ्लैट जीएमपी होता है। फ्लैट जीएमपी में क्या होता है कि लोग ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं होते, इसको हम लोग ऐसे भी कह सकते हैं अंडर, ऐसे जो कि सब्सक्रिप्शन मतलब बराबर है, जितना किया उन्होंने उतना ही उन्होंने सब्सक्राइब किया, या फिर अंडर सब्सक्रिप्शन है कि लोग ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं है उसके शेयर्स को बाई करने के लिए, शेयर्स को हाँ बाई करने के लिए। तो इसमें यही हो सकता है जीरो जीएमपी, कि लोग इंटरेस्टेड नहीं है, कोई बाई करना नहीं चाहते हैं, कोई लिस्टेड होने से पहले बाई करना चाहते हैं, या फिर डिमांड कम है उसका। तो ये जो मैंने बोला ना फ्लैट जीएमपी, तो इसमें यही आता है।
फिर इसमें एक टाइप्स आता है फ्लैट जीएमपी में, और इसमें जो कि दोनों में वही होता है, इंटरेस्ट नहीं होता है, जिसके कारण जीएमपी जीरो हो जाती है। अब इसमें रिस्क रिस्क फैक्टर्स क्या है, इसमें रिस्क फैक्टर्स इसमें यह है कि ग्रे मार्केट में रूल्स एंड रेगुलेशन तो नहीं होते, तो फ्रॉड भी हो सकता है, क्योंकि जो ये ट्रांजेक्शन होती है शेयर्स की, तो पहले से ये प्रॉमिस बेस्ड शब्द होता है। यहाँ पर ऐसा होता है कि अगर कोई कंपनी मतलब अलॉटमेंट हो गया तो प्रीमियम प्राइस पे हो गया तो पैसे आगे से देते हैं, लेकिन जो उस शेयर्स की एक्चुअल ट्रांसफ़र होती है उसके पास, अगर मेरे से दूसरे बंदे के पास, वो शेयर इशू के बाद ही कर सकते हो, या फिर पहले भी अगर कर सकते हो। तो एक जो इसके टाइप्स होते हैं जिससे ट्रांजेक्शन कर सकते हैं, वो है ऑफ मार्केट से। ऑफ मार्केट से कैसे कर सकते हैं? ऑफ मार्केट से बिना स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट हुए हम लोग क्या करेंगे, स्टॉक एक्सचेंज रहेगा, कोई ब्रोकर्स रहेगा, तो उसके जरिए वो उसमें जो फॉर्म एक फॉर्म होता है, वो फॉर्म का फुल फॉर्म पता नहीं, डिप्स 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 रहता है, मतलब फुल फॉर्म तो पता नहीं, तो डिप्स जो फॉर्म भरना पड़ता है। तो उससे क्या होगा कि मेरे को, अगर मेरे दोस्त के पास अगर मैं जो शेयर्स है उसको शेयर करना चाहता हूँ, तो वो मैं फॉर्म करूँगा, वो फॉर्म में वही होता है कि मैं शेयर करना चाहता हूँ, उसका ट्रांजेक्शन, उसका डीमैट अकाउंट, वो सारी चीज़ें। तो वो अगर मैंने फॉर्म भर दिया तो वो मेरे दोस्त के पास वो शेयर चले जाएंगे, तो ये बिना स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट ये होता है। तो ये ट्रांजेक्शन यूज़ करते हैं। इससे और भी टैक्स होता है जो कि मैंने नहीं पढ़ा है बट भूल गया, तो इसके और भी ज़्यादा टाइप्स होते हैं। तो ये एक टाइप से इसके जरिए से ट्रांजेक्शन किया जा सकता है, मतलब ऐसा ट्रांजेक्शन होता है, प्रॉमिस बेस्ड ट्रांजेक्शन होता है, रूल्स एंड रेगुलेशन, फ्रॉड हो सकता है भाई, रिस्क चाहिए। तो ये हो गया इसके टाइप्स एंड इसके वही, जो कि नेचुरल और फ्लैट दोनों एक ही होते हैं। अब हम लोग इसमें बात करते हैं इंटरेस्टिंग वैल्यू। वाट इज़ इंटरेस्टिंग वैल्यू? इंटरेस्टिंग वैल्यू में मैंने ज़्यादा नहीं पढ़ा है, बट वाट की अगर बात किया जाए तो क्या होता है, तो इंटरेस्टिंग वैल्यू वो होता है कि कोई कंपनी है उसका फंडामेंटल, हम लोग एक्चुअल वैल्यू जो स्टॉक की प्राइस चल रही है, तो उसका स्टॉक प्राइस चल रहा है ओवर वैल्यूड या फिर अंडर वैल्यूड है, वो चेक कर सकते हैं। जैसे कि ग्रेट डिप्रेशन में हमने देखा जो कंपनीज थी वो ज़्यादा से ज़्यादा एक्सप्लोइट कर रही थी, लेकिन उसकी जो कंपनी की जो एक्चुअल वैल्यू थी वो कम थी। तो एक्चुअल वैल्यू हम लोग ये जो एक्चुअल वैल्यू का है वो इंटरेस्टिंग वैल्यू पे आएगा। और अगर ओवर वैल्यूड थी उसकी स्टॉक की प्राइस, हम लोग ओवर वैल्यूड थी, तो हम लोग क्या कहेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा वो लोग कर रहे थे, जो कि उसका एक्चुअल वैल्यू से ज़्यादा लोगों ने इन्वेस्ट कर दिया। तो इसका ये आ सकता है, और यही होता है इंटरेस्टिंग वैल्यू। और इंटरेस्टिंग वैल्यू है मैंने तीन टाइप से जो कि पढ़ा है। पहले तो प्राइस टू अर्निंग रेशो, नहीं प्राइस टू बुक रेशो। पहले प्राइस टू बुक रेशो में क्या होता है कि जो इन्वेस्टर होते हैं उसकी जो एक्चुअल वैल्यू होती है उससे ज़्यादा पैसे देने को तैयार होते हैं। अगर नहीं मतलब ज़्यादा पैसे देने को तैयार है, एक्चुअल वैल्यू है उससे ज़्यादा पैसे को देने को तैयार है। उसकी जो स्टॉक प्राइस है वो 6 रुपये है पर शेयर की प्राइस, बट वो उसकी जो शेयर की प्राइस है पर शेयर की प्राइस है 6 रुपये चल रही है। बट जो इन्वेस्टर हैं जो इन्वेस्टर हैं वो लोग अगर 12 रुपये दे रहे हैं स्टॉक प्राइस, मतलब 12 रुपये दे रहे हैं डिमांड के बेसिस पे, उसकी प्राइस ज़्यादा हो गई, तो एक्चुअल वैल्यू से अगर ज़्यादा हो गई तो ज़्यादा इसमें यह होगा कि क्यों ज़्यादा देने को तैयार है, क्योंकि जो इन्वेस्टर उसको लगता है कि ये जो कंपनी है वो फ्यूचर में ज़्यादा ग्रोथ करेगी, ज़्यादा प्रॉफिट्स में कमाएगी, या फिर वो कंपनी ज़्यादा प्रॉफिट्स में कमाने वाली, ज़्यादा ग्रो करने वाली है। इस कारण से अगर अगर ज़्यादा इन्वेस्ट करने को तैयार है, उसकी एक्चुअल वैल्यू तो ज़्यादा हो गई, उसके उसके मतलब ज़्यादा हो गई, हम लोग इसको ये कह सकते हैं अगर ज़्यादा हो गए तो स्टॉक प्राइस तो अंडर वैल्यूड है, लेकिन इस केस में जो प्राइस टू अर्निंग रेशियो है वो ज़्यादा है। और प्राइस टू बुक रेशियो का हमें इसमें किस केस में कहेंगे, ये जो इसकी एक्चुअल वैल्यू होगी उससे लोग कम कम देने को तैयार है। जैसे कि पर शेयर की प्राइस छः जा रही है, एक्चुअल वैल्यू 6 है, बट लोग इसमें 4 रुपये दे रहे हैं इन्वेस्ट करने के। इस केस में क्या होगा, उसकी जो स्टॉक की प्राइस है वो अंडर वैल्यूड है, जितना एक्चुअल वैल्यू था उससे भी वो लोग कम इन्वेस्ट कर रहे हैं वो जो कंपनी है। इसका मतलब बुक टू प्राइस रेशो कम है, हम लोग इसमें ये कह सकते हैं। और इसका अगर फॉर्मूला की बात किया जाए तो स्टॉक प्राइस बटे बुक वैल्यू का होता है एसेट लाइबिलिटीज़ को जब माइनस करेंगे तो फिर नेट प्रॉफिट्स आएगा, इसी को हम लोग बुक वैल्यू कहते हैं। तो यही होता है इसका फॉर्मूला, इससे हम लोग पता कर सकते हैं। बुक वैल्यू मीन्स कि जो इस एक्चुअल वैल्यू और स्टॉक की प्राइस है उसको जब करेंगे तो उसमें यह आएगा कि कितना देने को तैयार है लोग, कितना इन्वेस्ट करने को तैयार है, कितना ज़्यादा इन्वेस्ट करने को तैयार है उसके स्टॉक प्राइस पे, कितना कम इन्वेस्ट करने को तैयार है उसके स्टॉक प्राइस पे। अगर ज़्यादा इन्वेस्ट करने को तैयार है उसकी एक्चुअल वैल्यू से तो स्टॉक की प्राइस अंडर वैल्यूड है। अगर उसकी एक्चुअल वैल्यू से कम इन्वेस्ट कर रहे हैं तो फिर वो अंडर वैल्यूड है। तो ये हो गया प्राइस टू बुक रेशियो। अब प्राइस टू अर्निंग रेशियो की बात किया जाए तो प्राइस टू अर्निंग रेशियो क्या होता है कि जो इन्वेस्टर होता है वो पीई रेशियो पे या फिर प्रॉफिट्स कमाने पे एक्स्ट्रा
जो इन्वेस्ट करे उससे एक्स्ट्रा प्रॉफिट्स कमाने के लिए, 1 रुपये ज़्यादा एक्स्ट्रा प्रॉफिट्स करने के लिए वो कितना इन्वेस्ट करने को तैयार है, कितना वो लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं। इसको प्राइस टू अर्निंग रेशो नहीं, इसको प्राइस टू अर्निंग रेशो कहते हैं। अगर इसको और भी एकदम एकदम हम लोग कहते हैं कि देसी भाषा में बात किया जाए, कि अगर मैं कोई कंपनी पे इन्वेस्ट कर रहा हूँ तो मैं क्या करूँगा कि अगर मेरे को लगता है कि कोई कंपनी फ्यूचर्स में या फिर वो जो कंपनी है वो ज़्यादा प्रॉफिट्स कमा के देती है, ज़्यादा मेरे को प्रॉफिट मतलब ज़्यादा प्रॉफिट्स कमा के देती है, इस कारण से जो उसकी जो अर्निंग टू प्राइस रेशो, जो पर शेयर्स में जो एक्स्ट्रा डिविडेंड देता है या फिर एक्स्ट्रा अर्निंग रेशो में जो वो देता है पैसा, वो ज़्यादा दे सकता है या फिर ज़्यादा देता है, तो फिर मैं वो कंपनी में इन्वेस्ट करूँगा अर्निंग टू प्राइस रेशो ज़्यादा कमाने के लिए या फिर ज़्यादा अर्निंग करने के लिए। तो मैं ज़्यादा इन्वेस्ट करूँगा। जैसे कि 100 पर शेयर की प्राइस 100 है और मेरे को अर्निंग टू प्राइस रेशो पहले 10 था, अब ज़्यादा मिल रहा है मेरे को, मतलब वही वही अर्निंग टू प्राइस रेशो ज़्यादा कमाने के लिए फिर वो लोग कितना ज़्यादा इन्वेस्ट करने को तैयार हैं, जो इन्वेस्टर होते हैं। इसी को हम लोग प्राइस टू मतलब अर्निंग टू प्राइस रेशो नहीं, प्राइस टू अर्निंग रेशियो कहते हैं। अगर कोई कंपनी मतलब अगर कोई इन्वेस्टर ज़्यादा अगर वो कंपनी में इन्वेस्ट कर रहा है, ज़्यादा अर्निंग टू प्राइस रेशो ज़्यादा 1 रुपये की प्रॉफिट्स कमाने के लिए वो लोग ज़्यादा इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो इस केस में हम लोग ये कर सकते हैं उसकी स्टॉक की प्राइस अंडर वैल्यूड है और उसकी ईपीएस से ज़्यादा इन्वेस्ट करने को तैयार है, मतलब कितना गुना वहाँ पर इन्वेस्ट करने को तैयार है। इंटरेस्टिंग वैल्यू कम है बट वो लोग आईपीओ ज़्यादा मिलेगा, फ्यूचर्स में ज़्यादा अर्निंग करेगा, जिस कारण से हमको अर्निंग टू प्राइस रेशो ज़्यादा मिलेगा। इस कारण से अगर वो लोग ज़्यादा इन्वेस्ट करते हैं तो इसमें अर्निंग टू प्राइस रेशो ज़्यादा है, हम लोग ऐसा कह सकते हैं। और जो स्टॉक की प्राइस है वो ओवर वैल्यूड है, ऐसे कह सकते हैं। लेकिन अगर वही स्टॉक की प्राइस अगर अंडर वैल्यूड है, कम है स्टॉक की प्राइस, जो एक्चुअल वैल्यू से कम वो लोग अगर इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो इस केस में हो सकता है कि इन्वेस्टर को लग सकता है कि भाई ये कंपनी फ्यूचर में ज़्यादा ग्रो नहीं करेगी और ज़्यादा वो लोग भरोसा नहीं है वो कंपनीज में, लॉस हो सकता है। इस कारण से फिर वो लोग उसमें इन्वेस्ट करेंगे। इस केस में हो सकता है कि उनकी अंडर वैल्यूड हो सकती है। तो ये तो 2 टाइप्स हो गए। अब इसमें जो तीसरा टाइप्स है अर्निंग तो प्राइस रेशो निकालने का, वो है डिस्काउंट कैश फ्लो, कि फ्यूचर्स में जो कंपनी वो कितना ज़्यादा प्रॉफिट्स कमाती है। अगर कोई कंपनीज जैसे कि मान लो जाए मेरी कोई कंपनीज है और कोई इन्वेस्टर है मेरी कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहता है, तो फिर अगर वो डिस्काउंट कैश फ्लो में क्या है कि डिस्काउंट कैश फ्लो अगर वो देखता है कि डिस्काउंट कैश फ्लो के माध्यम से इंटरेस्टिंग वैल्यू देखा जा सकता है, कि अगर वो देखता है कि जो मेरी कंपनीज है वो पर ईयर कितना प्रॉफिट कमाया है। अगर पर ईयर मेरी जो कंपनी है वो 50 करोड़ से कमा रही है, 50 करोड़ से कमा रही है, तो अब इन्फ्लेशन तो बढ़ जाता है भाई। इन्फ्लेशन बढ़ जाने की जो पैसे की वैल्यू है वो कम हो जाती है। अगर मेरी कंपनी हर साल ही 50 करोड़ कमा रही है, उसका मतलब 5 साल के बाद मेरी कंपनी अगर 85 करोड़ कमा रही है, तो इससे इन्वेस्टर को ये पता चल जाएगा कि ये जो कंपनी है वो मतलब ग्रोथ नहीं करी है जो कंपनी। तो इस कारण से जो इन्वेस्टर रहेंगे वो मेरी कंपनी में ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं करेंगे, मतलब वो 5 साल की मतलब 5 साल भी मेरी जो कंपनी है 85 करोड़ कमा रही है, मतलब अभी की अगर एक्चुअल की वैल्यू बात की जाए, प्रेजेंट वैल्यू अगर मैं उसका निकालूंगा तो वो कम हो जाएगा उसका वैल्यू। मतलब अभी से जो अर्निंग प्रॉफिट्स कमा रही है वो फ्यूचर्स में 5 साल के बाद मेरी जो कंपनी रहेगा उसकी वैल्यू कम हो जाएगी, तो वो कम प्रॉफिट्स कमाएगा। अगर वही केस अगर मेरी जो कंपनी है, अगर मेरी जो मतलब कोई इन्वेस्टर है और मैं हर साल 10% से ज़्यादा कमा रहा हूँ, इस साल मैंने 50 CR कमाए, लेकिन वही 5 साल के बाद मैंने वो बढ़ के आ गया 100 करोड़। तो इसमें जो इन्वेस्टर रहेगा इससे जो उसका प्रेजेंट वैल्यू निकालेगा कि अभी प्रेजेंट वैल्यू क्या हो गया 10 CR का, तो उससे क्या हो मतलब ये जब निकालेगा तो इससे उसको पता चलेगा कि ये कंपनी ग्रो कर रही है, ये कंपनी मतलब अभी से ज़्यादा प्रॉफिट्स कमा रही है, उसका प्रेजेंट वैल्यू निकालेगा। वो मेरी जो कंपनी रहेगा वो अभी से मतलब अभी अगर 50 CR कमा रही है तो फ्यूचर में 5 साल के बाद 10 CR कमा रही है, तो फिर जब वो प्रेजेंट वैल्यू निकालेगा 10 CR का, तो वो अभी से ज़्यादा आएगा। अभी मतलब प्रेजेंट वैल्यू अभी से ज़्यादा अर्निंग मेरा कंपनी कर रही है, ऐसा उनको लगेगा, या फिर लगेगा नहीं मतलब कमाएगा ही। तो फिर ऐसे में जो इन्वेस्टर होंगे वो ज़्यादा इन्वेस्ट करेंगे। अगर प्रेजेंट वैल्यू निकला अगर ज़्यादा आ गया तो लोग ज़्यादा इन्वेस्ट करेंगे। तो अगर ज़्यादा इन्वेस्ट करते हैं तो फिर भी हम लोग कह सकते हैं कि प्रेजेंट वैल्यू के हिसाब से उन्होंने इन्वेस्ट किया, लेकिन अभी एक्चुअल वैल्यू अगर कम है तो इसमें स्टॉक की प्राइस कम है, मतलब ओवर वैल्यूड है स्टॉक की प्राइस। मतलब स्टॉक की प्राइस एक्चुअल वैल्यू तो कम है बट इन्वेस्टर को लगे कि फ्यूचर्स में उन्होंने देखा कि फ्यूचर्स में ये ज़्यादा प्रॉफिट्स कमाएगी, ज़्यादा रिटर्न्स देगी, तो फिर इन्होंने इन्वेस्ट कर दिया। तो अभी के एक्चुअल वैल्यू कम है बट उन्होंने अभी इन्वेस्ट कर दिया, तो
इसमें स्टॉक की प्राइस ओवर वैल्यूड है। लेकिन वही दूसरी केस ये भी हो सकता है कि इन्वेस्टर को लग सकता है फ्यूचर्स में मेरी कंपनी प्रेजेंट वैल्यू के हिसाब से फ्यूचर्स में ज़्यादा प्रॉफिट्स कमाएगी। लेकिन अगर इन्वेस्टर को ये लग सकता है कि अगर फ्यूचर्स में ये कंपनी ज़्यादा प्रॉफिट्स निकाले, भाई उनका बिलीव नहीं है, तो वो लोग एक्चुअल वैल्यू से कम इन्वेस्ट करेंगे, तो इस केस में उसकी प्राइस अंडर वैल्यूड हो सकती है। तो ये कह सकते हैं। अब इसका जो फॉर्मूला है निकालने का, अगर फॉर्मूले की बात की जाती है तो फ्यूचर कैश फ्लो बटे बटे कोष्टक बंद में 1 + R जो कि रिटर्न्स कितना दे रहा है पर ईयर्स पे, वो होता है उसका +1। तो ये इसकी फार्मूलाज है। तो इसमें जो कि ये 3 है जो कि मैंने समझा था, जो कि मैंने बता दिया, मतलब वही बता दिया। अब हम लोग बात करते हैं फैक्टर इन्फ्लेशन द प्राइस ऑफ स्टॉक्स के बारे में। मैंने इसके काफ़ी ज़्यादा एक्सप्लेन करके रखा है, तो भाई ये दिमाग खपाने वाला है। मैंने इसको एकदम मन में एकदम फास्ट तरीके से रिवीजन कर दूंगा, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है। अगर मैं ऐसे ही बताऊं, मतलब मन में याद करूंगा भाई, एक्सप्लेन नहीं करने वाला, काफ़ी ज़्यादा टाइम लगेगा। तो इंडेक्स के बारे में भी मैंने रिवीजन कर जो है, इसके बारे में भी मेरे को पता है। मतलब भाई यही था वीडियोस के बारे में एक्सप्लेन किया, आपको बताना कि कितना अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया मैंने। एक्सप्लेन करने की लोग जो देख रहे हैं वीडियोस को, उसको अच्छे से समझाने का मैंने ट्राई किया। तो अगर समझ में आया होगा तो आप लोगों को करेक्ट बता देना कि हाँ हाँ भाई मेरे को समझ में आ चुका है, बट नहीं आया तो वो भी बता देना, जिससे मेरे को पता चलेगी कि हाँ भाई मैं इम्प्रूव करना चाहिए, मेरे को कम्युनिकेशन स्किल को, मेरे को समझाने के स्किल है उसको इम्प्रूव करना चाहिए। तो ये समझ में आ जाएगा। तो वीडियो यहीं तक था। बाय।